वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आंसर मिलाने के बाद जो भी नंबर आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। समान मोटाई की एक बंद बक्सा जिसकी लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। एक बक्सा है जिसका लंबाई 12 मीटर है, L 12 मीटर, और जो लंबाई है वो 12 मीटर है, चौड़ाई है वो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। लकड़ी का बना, ये बक्सा लकड़ी का बना है और लकड़ी का मोटाई 1 मीटर है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर लकड़ी का मोटाई 1 मीटर है तो इसका मतलब अंदर वाले, जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का है, 12 मीटर का लंबाई है, मान चलिए 12 मीटर का ये लंबाई हो गया, ठीक है। इसमें से अगर हम 1 मीटर लकड़ी का मोटाई है, लकड़ी का मोटाई अगर 1 मीटर है तो अंदर वाले का लंबाई कितना हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ से घट जाएगा और 1 मीटर यहाँ से घट जाएगा, टोटल 2 मीटर घट जाएगा। तो जो अंदर वाले का लंबाई होगा वो 10 मीटर आ जाएगा। अगर चौड़ाई का बात करें तो चौड़ाई अगर मान चलिए 10 मीटर दिया गया है, ये 10 मीटर बाहर वाला का, अगर अंदर वाले का बात करें तो 1 मीटर यहाँ से घट जाएगा और 1 मीटर इधर से घट जाएगा, तो यानी टोटल 2 मीटर घट जाएगा। तो अंदर वाले का जो चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और ऊंचाई में भी 2 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो अंदर वाले का जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घट गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से, यानी 2 सेंटीमीटर का कमी आ जाएगा, दोनों साइड से 1-1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से टोटल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यानी 2। अगर LB करेंगे तो 10 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, प्लस BH करेंगे यानी 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, प्लस फिर ये HL करेंगे, H 6 और L 10 यानी 6 दाएँ 60 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा आंसर इसका, 2 गुने ये टोटल जोड़ेंगे तो 80 और 60 140, 80 और 60 140, और प्लस 48 188 आ जाएगा, यानी 2 को 188 से गुना करेंगे तो 376 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ए कोई वस्तु बी को 25% लाभ पे बेचता है, यानी मान लेते हैं कि ए X रुपये में खरीदा था। अगर 25% लाभ पे बेचा तो 125/100 पे बेचा, 125/100। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या ले सकते हैं, 25 × 5 125, 25 × 105, 5/4 भी तो लिख सकते हैं ना। जब हम कंपटीशन का तैयारी करें तो 125/100 क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट हम 5/4 लिखेंगे। यानी इतना में बेचा ए, अगर इतना में बेचा ए और बी इतना में खरीदा तो बी के लिए ये किराया मूल्य आ जाएगा, ये पूरा मूल्य बी के लिए किराया मूल्य आ जाएगा। अब बी क्या करता है, उसको 20% लाभ पे बेचता है, तो 20% लाभ पे बेचा, इसका मतलब 120% पे बेचा। 120% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/5, 120/100 होगा ना। 20% लाभ पे बेचा तो 120/100, यानी 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में। ये सब मान याद रहना चाहिए जल्दी बनाने के लिए। यानी 6/5 में बेचा, यानी बी जब 6/5 में बेचा और सी इतना मूल्य में खरीद लिया, यानी ये सी के लिए किराया मूल्य आ जाएगा। अब सी क्या करता है, उसको 28% लाभ पे बेचता है। अगर 28% लाभ पे बेचा है तो 128/100, यानी 4 से काटेंगे तो 32 ऊपर और 4 से काटेंगे तो 25 देते, यानी 32/25 में बेचा। और ये बेच कितना बड़ा है, 576 में बेच रहा है, तो यानी बराबर 576 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके डी का वैल्यू निकाल सकते, सॉरी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, फिर ये 4 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में, और 8 से 8 7 56, 2 72 बार में, 6 से 12 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 25, यानी 25 × 50, 25 × 5 30, यानी 300 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो किराया मूल्य आएगा वो 300 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक चुनाव में 15% प्रत्याशियों ने वोट नहीं डाले, यानी टोटल वोटर अगर हम
100x मान लेते हैं। 100x इसीलिए मानते हैं ताकि उसका परसेंटेज निकालने में सुविधा होगा। टोटल वोटर अगर हम 100x माने तो 15% प्रत्याशी वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोट देने वाला कितना हो जाएगा, 85%। वोट देने वाला कितना हो जाएगा, 85%, यानी 85x, यानी 100x टोटल वोटर था तो वोट देने वाला कितना हो गया, 85%। अब एक प्रत्याशी जो है वोट डाले गए वोटों में से 62% वोट हासिल किया, यानी 85x का वो 62% हासिल किया। तो दूसरा प्रत्याशी 85x का 100% में से 62% ये लिया, तो बाकी 37.5% दूसरा प्रत्याशी लिया होगा, इतना परसेंट, यानी पहला प्रत्याशी इतना लिया, दूसरा प्रत्याशी इतना लिया, और दोनों के वोट में कितना का अंतर है, 3400 का अंतर है, यानी -3400 हो जाएगा। तो यहाँ से 85x कॉमन ले लेंगे, गुने 62 में से 37 घटाएंगे तो 7×5 = 25 आ जाएगा। 25/100 इजिकल टू 3400। 17 से काटे तो 17 से ये 5 बार में, 17 दूना 34 यानी 200 बार में। फिर ये 25 से ये कितना बार में कटेगा, 8, 25 8 200, 8 बार में। 5 से ये 20 बार में। तो x इजिकल टू कितना हो गया, 20 × 8 यानी 160, यानी 160 आ गया x का वैल्यू। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, कुल वोटों की संख्या कितना है, तो कुल वोटों की संख्या 100x था, यानी 160 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो 16,000 होगा। ठीक है, इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। अगर हम टोटल वोटर 100x मानेंगे, टोटल वोटर को अगर हम 100x मान लिए, ये 100x, तो 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया था, यानी इसका मतलब 15% अगर मतदाता वोट नहीं दिया तो वोट डालने वाला 85x है। अब इस 85x में से एक प्रत्याशी को डाले गए वोटों का 62% मिला, यानी 85x का 62% इसको मिला, और बाकी जो 37.5% मिलेगा वो दूसरा वोटर को मिला, यानी पहला वोटर को 85x का 62% और दूसरा वोटर को 85x का 37.5%, और दोनों का जो अंतर था वो 3400 था, तो x का वैल्यू 160 आ गया। जब x का वैल्यू 160 है तो टोटल वोटर पूछ रहा था, टोटल वोटर 100x यानी 16,000 हो जाएगा इसका आंसर। एक व्यक्ति के वार्षिक ब्याज की दर में अब 32 और 7 39/8% से कितना हो गया, 41/8% हो गया। 39/8 से 41/8% तक बढ़ता है, तो कितना बढ़ गया, 2/8% बढ़ा। और ये 2/8% का वैल्यू कितना दिया गया, वार्षिक आय में 30% की वृद्धि होता है, ये 2/8 का वैल्यू 30%, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से 15 बार में, तो 15×8, ये 15×8 120% हो जाएगा, एक का वैल्यू 120। तो क्या चीज़ पूछा, उसका पूंजी पूछा है ना, पूंजी 100% होता है, तो 100% का वैल्यू 120 पे 00 और आ जाएगा, यानी 12,000 इसका टोटल पूंजी हो जाएगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपया है। एक क्रेताओं ने 2 क्रमिक कटौती के बाद 122.40 रुपया में खरीदा है। पहली कटौती 10% है तो दूसरी कटौती, यानी 160 रुपया उसका मूल अंकित था। एक कटौती 10% का दिया, इसका मतलब 90% में बेचा। दूसरा कटौती हम मान लेते हैं कि x% का था। अगर दूसरा कटौती x% का था तो इसको कितना बेचा होगा, 100 - x/100। जैसे यहाँ 10% का था तो 100 में से 10 घटाए ना, उसी तरह यह x% का था तो 100 में से x घटा देंगे, और ये जो मूल बनता है वो कितना बनता है, 122.40। 122.40 इसका मूल बन गया। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 122.40 को 10 हटाएंगे तो यहाँ 00 आ जाएगा, ये 00 से ये 00 कैंसिल, ये 00 से फिर ये और ये 0 कैंसिल। 9 से कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18, सॉरी 9 1 9, 3 बचेगा, 9 3 70, 9 6 54, 1360 बार में। 16 से काटेंगे तो 16 8 से लगेगा तो 128, 80 बचेगा, यानी 1685, यानी 100 - x बराबर क्या आ गया, 85। तो ये 85 इधर, x उधर जाएगा तो x बराबर क्या जाएगा, 15%, यानी जो दूसरा छूट होगा वो 15%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। इसका मतलब पहले बेलन का त्रिज्या 2 और दूसरे बेलन का त्रिज्या 3, पहले बेलन का ऊंचाई 5 और दूसरे बेलन का ऊंचाई 3, तो उसके आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का जो आयतन होता है वो πr²h। तो पहले वाले बेलन का आयतन हम निकालते हैं। पाई, पहले वाले का त्रिज्या 2 है, 2 का स्क्वायर, और h कितना है? 5। पहले वाला का आयतन आ गया। दूसरा वाला का आयतन निकालते हैं। पाई, त्रिज्या 3, 3 का स्क्वायर, और दूसरा वाला का जो ऊंचाई है वो भी 3 है, गुने 3। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 5 20, अनुपात 3 3 9 27, यानी दो उसके आयतन का अनुपात होगा वो 20:27। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। राम, सुधीर, नरेंद्र और महेंद्र एक साझेदारी में प्रवेश करता है। राम 10,000 रुपया 8 महीना के लिए, सुधीर 12,000 रुपया 10 महीना के लिए, नरेंद्र 7,500 रुपया 8 महीना के लिए और महेंद्र 15,000 रुपया 4 महीने के लिए लगाते हैं। 14,000 के लाभ में नरेंद्र का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में जब भी साझेदारी वाला क्वेश्चन आए यानी पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आए, तो जो लाभ का अनुपात होगा, लाभ का प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वो पूंजी गुने समय, यानी समय को पूंजी से गुना करेंगे, वो जो अनुपात आएगा वो लाभ का अनुपात होगा। अगर समय नहीं दिया गया तो जो लाभ का अनुपात होगा वो पूंजी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 व्यक्ति है, पहला राम, दूसरा सुधीर, तीसरा नरेंद्र, चौथा महेंद्र। ठीक है, तो राम कितना 10,000 रुपया लगाता है 8 महीने के लिए, सुधीर 12,000 रुपया लगाता है 10 महीने के लिए, और नरेंद्र 7,500 रुपया लगाता है वो 8 महीने के लिए, और महेंद्र जो है, ये नरेंद्र का हो गया, और महेंद्र जो है वो 15,000 रुपये लगाता है 4 महीने के लिए। तो ये जो अनुपात आएगा उसके क्या आ जाएगा? लाभ का अनुपात आ जाएगा। इसमें अनुपात लगा देंगे, ये लाभ का अनुपात आएगा, क्योंकि जो लाभ होता है वो पूंजी गुने समय, यानी लाभ का जो अनुपात होता है वो पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ से हम 00 हर जगह से काट सकते हैं। यहाँ से भी 00, यहाँ से भी 00, यहाँ से भी 00, यहाँ से भी 00, और हर जगह 25 का मल्टीपल है। 25 से ये 4 बार में कटेगा, 25 से ये 1 मिनट, यहाँ पे 12,000 था ना, तो 25 से ये जीरो को हम हटा के यहाँ दे आते हैं, तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, फिर 25 से ये 3 बार में कटेगा, और 25 से ये 6 बार में कटेगा, और 4 का भी मल्टीपल दिख रहा है, तो 4 यहाँ से कट जाएगा, फिर 4 से ये 3 बार में कटेगा, फिर 4 से ये 2 बार में कटेगा, और 4 से ये फिर 1 बार, ये 4 से 1 बार में कट जाएगा। अब वो होगी, अब कहीं नहीं कट रहा है, तो जो इसके लाभ का अनुपात आया वो कितना आ गया? यहाँ पे 8 अनुपात, यहाँ पे 4 तिया 12 अनुपात, यहाँ पे 3 दूना 6 अनुपात 6, यानी 8 12 6 6 उसके लाभ का अनुपात आ गया। टोटल लाभ अनुपात में कितना हो रहा है? टोटल लाभ अनुपात में 12 8 20 6 26 6 32, 2 से और कट जाता है लेकिन कोई बात नहीं। टोटल लाभ अनुपात में 32 हो रहा है, और ये 32 का वैल्यू कितना दिया गया है? 14,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14,000 बट्टा 32। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? नरेंद्र का हिस्सा कितना है? तीसरा नंबर पे 6, तो 6 का वैल्यू निकालने के लिए 6 से गुना कर देंगे, तो 6 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो 2 से 3 बार में, 2 से 16 बार में, और 16 में यानी 4 अंक कटना चाहिए, यानी अगर 16 से काटेंगे तो ये पूरी कट जाएगा, तो इसका मतलब 0 नहीं आएगा, इकाई स्थान पे 0 नहीं आएगा। अगर इकाई स्थान पे 0 नहीं आएगा तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन बी नंबर ही आएगा इसका। अब नेक्स्ट आते हैं। यदि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 16 वर्ष में दोगुना होती है, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्ष में दोगुना होती है? यानी
किस दर से जो मूलधन है अगर 1 रुपया होगा तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 2 रुपया, यानी जो राशि हो जाती है वो क्या होती है मिश्र धन। यानी कौन से दर से कोई भी राशि 16 वर्ष में दोगुना होगा, यानी 1 रुपया मूलधन 2 रुपया मिश्र धन बन जाएगा। कितना समय में, समय दिया गया है 16 ईयर। अगर मिश्र धन 2 रुपया है और मूलधन 1 रुपया है तो ब्याज कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा। सब कुछ अब पता चल गया। तो दर का फॉर्मूला लगाएंगे, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, ये दर का फॉर्मूला होता है। तो ब्याज कितना है 1 रुपया, 1 गुने 100 बट्टा मूलधन कितना है 1 रुपया यहाँ पे, और समय कितना है 16। तो 4 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25/4, 6.1/4%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कुल 4900 रुपये में 1 भाग को 9% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से निवेश किया गया और शेष धन को 12% दर से निवेशित किया गया। यदि प्रत्येक स्थिति में बराबर समय के लिए बराबर ब्याज प्राप्त हो तो लगाए गए धन का अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात निकालना है तो हम रियल वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहला धन हम मान लेते हैं x रुपया, दूसरा धन मान लेते हैं y रुपया। तो ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 4900 होना चाहिए। पहला धन x माने, दूसरा धन y माने। अब क्या बोल रहा है 1 भाग को 9 रुपये, यानी x रुपया को 9% के दर से 1 साल के लिए ब्याज कितना मिल जाएगा इतना मिल जाएगा, और y रुपया को 12% के दर से 12 9 गुने आप होगा 9% दर से, और y रुपया पे 12% दर से 1 साल का जो ब्याज होगा वो इतना मिल जाएगा, और दोनों ब्याज के आपस में बराबर हैं। अब जब दोनों ब्याज बराबर है तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो x बट्टा y कितना आ गया, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, यानी x बट्टा y कितना गया 4/3। तो उस दो लगाए गए धन का अनुपात ही पूछा है ना, तो x y का जो अनुपात आया 4:3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ 4900 नहीं भी लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 12 रुपये प्रति लीटर की 20 लीटर स्पिरिट में कितना पानी मिलाया जाए कि तनु स्पिरिट के 12.5% की दर से बेचने पे 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं। 12 रुपये प्रति लीटर की 20 लीटर स्पिरिट में, यानी 1 लीटर का जो स्पिरिट का दाम था वो 12 रुपया था, तो 20 लीटर स्पिरिट का दाम कितना हो जाएगा 20 गुने 12, यानी 12 दूना 24, 240 रुपया हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा CP आ जाएगा। 12 रुपये प्रति लीटर की दर से 20 लीटर स्पिरिट लिया गया ना, तो 20 लीटर का जो किराया आ जाएगा वो 240 रुपये किराया आ गया। अब बोल रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अगर हम इसमें x लीटर पानी मिला देंगे तो अब ये कितना बन जाएगा 20 + x लीटर बन जाएगा। 20 लीटर स्पिरिट था और अगर x लीटर पानी मिला देंगे तो ये 20 + x लीटर दूध स्पिरिट बन जाएगा। कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि तनु स्पिरिट को 12.5 रुपये की दर से बेचने पर, यानी इसको, यानी इतना स्पिरिट आ गया। अगर हम 12.5 लीटर प्रति लीटर की दर से बेचेंगे तो टोटल इतना रुपये विक्रय मूल्य आएगा। टोटल अगर हम इसमें 20 लीटर में x लीटर जल मिला दिए तो टोटल इतना आ गया स्पिरिट की मात्रा। अब इस मात्रा में अगर हम उसको 12.5 रुपये लीटर दर से बेचेंगे तो यानी इतना रुपये हम बेचे। जो ये विक्रय मूल्य आया, ये विक्रय मूल्य किसके बराबर आ जाएगा, यानी 25% का लाभ हो रहा है। 240 रुपये में खरीदा गया, 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125/100 में बेच रहा है, यानी ये भी विक्रय मूल्य आ गया। यानी ये जो विक्रय मूल्य आएगा ये इस विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना लीटर पानी मिलाया गया। तो सॉरी, ये 100 कहाँ से आएगा, 12.5 रुपये लीटर दर से बेचा गया था ना, तो ये दशमलव को हटाने के बाद 100 आएगा। ये दशमलव हटाने के बाद 100 आएगा, तो ये 00 से 00 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, 125 से 125 कैंसिल, यानी 20 + x बराबर 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। क्या बोला, 12.5 रुपये प्रति लीटर की 20 लीटर स्पिरिट में कितना पानी मिलाया जाए, यानी 20 लीटर 12.5 रुपये प्रति लीटर, यानी 1 लीटर स्पिरिट का दाम
₹12 है तो 20 लीटर स्प्रिट का दाम कितना हो जाएगा 240, यानी 240 ग्राम आ गया। अब बोले इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि 20 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिए। जब हम इसको ₹12.5 लीटर की दर से बेचते हैं, यानी 1 लीटर को ₹12.5 में बेचते हैं, तो इतना लीटर को कितना बेचेंगे, 12.5 से गुना कर देंगे। ये जो विक्रय मूल्य है किसके बराबर आएगा, 240 में खरीदे थे और 25% का लाभ हो रहा है, यानी 125% पे बेच रहे हैं, यानी इस विक्रय मूल्य के बराबर ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। फिर यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, ये डबल जीरो से एक डबल जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 125 कैंसिल, यानी 20 + x किसके बराबर आ गया, 24 के बराबर। तो x बराबर क्या आ गया, 4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अजायब घर में हिरन और तोते हैं, यदि सिरों की गिनती की जाए तो वे 200 होते हैं, यानी एक हिरन का भी एक सिर होता है और तोता का भी एक ही सिर होता है, यानी हिरन की संख्या x मान लेते हैं, ये हिरन, और तोता का जो संख्या है, तोता वो y मान लेते हैं। तो एक हिरन का एक ही सिर होता है, यानी x हिरन का एक सिर हो जाएगा, और एक तोता का एक ही सिर होता है, यानी y तोता का y सिर हो जाएगा, टोटल मिला के 200। जब हम टांगों का गिनती करेंगे, यानी एक हिरन का 4 पैर होता है तो x हिरन का 4x पैर हो जाएगा, और एक तोता का 2 पैर होता है तो y तोता का 2y पैर हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 580 हो रहा है, टोटल पैरों की संख्या 580। तो तोता की संख्या निकालना है, यानी y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को कैंसिल करना पड़ेगा, और x को कैंसिल करेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x + 4y बराबर 800। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो -2y = ये 580 था, यानी 220। तो दोनों बगल से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये कटेगा तो 110 बार में, यानी जो तोता की संख्या आएगा वो 110 आ गया। अगर हिरन का संख्या पूछता तो y को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यदि बहुपद x³ + 2x² - 7x + 3 को x - 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होना चाहिए। देखिए, जिस चीज़ से विभाजित करना है उसको 0 के इक्वल कर देंगे, x - 4 से विभाजित करना है तो x - 4 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। अब ये x बराबर 4 अगर हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारा जो भी शेषफल आएगा वो मिल जाएगा। तो x³ + 2x² इक्वेशन दिया गया है, -7x + 3, यानी x - 4 को 0 के बराबर करने पे x बराबर 4 आ गया, और ये 4 का मान अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो जो भी शेषफल आएगा वो हमको पता चल जाएगा। तो x³ कितना हो जाएगा, 64 + 4 चौक 16 दूना 32 -7 चौका 28 + 3, तो ये 4 3 7 64 7 71, यानी जो शेषफल आएगा वो 71 आ जाएगा। 62 का जो आंसर होगा 71। लेकिन अगर यही इसका कैलकुलेशन 0 आ जाता है, यानी इसका कैलकुलेशन करने पे 0 आ जाता, तो इसका मतलब ये जो बहुपद है ये इससे विभाजित होगा, यानी ये बहुपद का गुणनखंड ये होगा। कब, जब शेषफल 0 आ जाता। तो इसीलिए देखते हैं, कभी कभी सवाल में बोलता होगा कि x - 4 उसका गुणनखंड है, तो x - 4 को भी 0 के इक्वल करते थे, और x का जो मान आता था इसमें पुट करने के बाद इसको भी 0 के इक्वल करते थे। क्यों, क्योंकि अगर ये उसका गुणनफल है तो शेषफल इसमें पुट करने के बाद जो शेष आएगा वो 0 होना चाहिए। यानी इस टाइप का सवाल एक और था, वो भी देख लेते साथ ही साथ। जैसे ये सवाल है 2x³ - px² + x + q, इसका गुणक जो है x + 1 है और x - 2 है। अगर इसका गुणक x + 1 है तो x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, -1। अगर x बराबर -1 है, इसका मतलब x बराबर -1 इसमें पुट करने पे ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ मान देता है, जैसे यहाँ पे जो था x बराबर 4 आने पर अगर हम इसमें पुट कर दिए तो हमको मेरा शेषफल 71 आ गया। उसी तरह अगर हम ये उसका गुणक है तो x बराबर -1 इसमें पुट करने पे शेषफल 0 आना चाहिए, क्योंकि 15 का गुणक 3 और 5 दोनों है, 3 और 5 से विभाजित करेंगे तो ये शेष 0 देगा। तो x बराबर -1 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -2 ये हो जाएगा, और -p, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 और -p
और फिर -1 अब प्लस क्यू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये पी और ये क्यू को उधर दे आएंगे, पी को भी उधर और क्यू को भी उधर, तो पी माइनस क्यू जो है वो -3 आ गया, पहला इक्वेशन। दूसरा चीज़ अब आते हैं, अगर इसका एक गुणनखंड x-2 है तो x-2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर 2 आ गया। अगर x बराबर 2 हम इसमें पुट करेंगे तो ये भी 0 आना चाहिए, क्योंकि जब गुणक है तो शेषफल 0 बचना चाहिए, यानी इसमें पुट करने पर ये क्या आता है, शेष आता है। तो अब इसमें x बराबर 2 पुट करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 16 माइनस 2 दूना 4p प्लस 2 प्लस क्यू, ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से जो आएगा ये 4p और ये क्यू को उधर करेंगे तो 4p माइनस क्यू बराबर 16 2 18 हो जाएगा ये, यानी पहला इक्वेशन मेरे पास, पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पी और क्यू का मान निकाल लेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा ऑप्शन ही चेक कर लें। तो अगर हम पी माइनस क्यू -3 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे p माइनस क्यू -1 आ रहा है, p माइनस क्यू यहाँ पे -3 आ रहा है, p माइनस क्यू यहाँ पे +3 आ रहा है, और p माइनस क्यू यहाँ भी +3 आ रहा है। जो इसका आंसर होगा वो b हो जाएगा, 66 का जो आंसर होगा वो b हो जाएगा, क्योंकि ये इस दोनों इक्वेशन को एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन, तो आंसर बी हो जाएगा। या फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पी क्यू का मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, x + y + z बराबर कितने दिया गया, 9, और x y z बराबर कितना दिया गया, 15 दिया गया। अगर इसको हम फार्मूला से कोशिश करें तो फार्मूला से नहीं बना सकते हैं, फार्मूला से इसको, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फार्मूला से बनाएंगे भी तो टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट मान कहीं पे मिल जाए आपको, अगर कोई भी ऐसा मान मिल जाए जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, तो हम डायरेक्ट मान से ही बना लेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 15, यानी x के बदले में 3 लिख लेते हैं, y के बदले में 5 लिख लेते हैं, और z के बदले में 1 लिख लेते हैं। तो 3 × 5 = 15 आ गया ना, 3 × 5 = 15 × 1 15। तो अगर हम x के बदले में 3 और y के बदले में 5 और z के बदले में 1 रखते हैं तो 5 3 8 1 9 आ गया, 9 9 के बराबर आ गया। तो अब इसका क्यूब निकालना है, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, यानी 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 1 13, यानी क्या स्थान पे 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 153 इसका आंसर हो जाएगा। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 1 13, यानी क्या स्थान पे 3 आना चाहिए, और 3 एक ही स्थान पे है, वो बी में। नेक्स्ट आता है, अगर ये सवाल का मान डायरेक्ट पता चल जाए तो हम लोग डायरेक्ट इस मान को पुट कर देंगे, फार्मूला से अच्छा रहेगा। एक समांतर चतुर्भुज के कोण उसके छोटे कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है। अगर समांतर चतुर्भुज के बारे में देखें, जैसे ये कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, वो आयत बन जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अगल बगल के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी ये x और ये y होगा, तो x + y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो कोण होगा, और आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी ये x तो ये भी x डिग्री, और ये y तो ये भी y डिग्री। आमने सामने कोण बराबर होता है और अगल बगल के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण x और दूसरा कोण अगर y मानेंगे तो x + y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और उस दोनों कोणों का अंतर दोगुने से 30 कम है, यानी सबसे छोटा कोण, एक समांतर चतुर्भुज के कोण उसके छोटे कोण से दोगुने से 30 कम है, यानी इसको डायरेक्ट बनाते हैं। एक्स वाई नहीं मानते, दो इक्वेशन मानेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी एक को हम लोग थीटा मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 180 - थीटा, ठीक है। तो जो छोटा कोण है, छोटा कोण इसको मान लेते हैं, ये छोटा कोण ये मान लिए, बड़ा कोण ये मान लिए। तो चतुर्भुज का जो कोण है वो छोटे कोण को दोगुना से 30 डिग्री, छोटा कोण को 2 से गुना करेंगे, और तब जो इस दोनों कोण का अंतर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो
2 थीटा माइनस 180 प्लस थीटा बराबर 30 डिग्री। ये इधर आएगा तो 3 थीटा बराबर 210, तो थीटा बराबर 70 डिग्री। तो 70 डिग्री छोटा कोण आ गया। तो बड़ा कोण पूछा है ना, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 110 डिग्री। यानी दोनों कोणों का 180 होता है, तो बड़ा कोण 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इतना ध्यान देंगे, समांतर चतुर्भुज में अगल बगल कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आते हैं, नीचे दिए गए चित्र ABC में वृत्त की 3 बिंदु इस प्रकार आई, जीवा AB और AC द्वारा केंद्र पर O कोण अंतरित किया जाता है। तो BAC का मान, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। अगर हम BC को मिला दें, ये BC को, तो किसी भी बिंदु पर एक ही चारों ओर का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ऊपर में आपके पास 90 और 110 यानी टोटल 200 डिग्री बन गया। तो नीचे कितना बन जाएगा 160 डिग्री, 360 डिग्री टोटल होता है, 90 और 110 टोटल मिलाकर 200 डिग्री बन गया। तो ये नीचे 160 डिग्री। अब जो जीवा द्वारा अगर केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, यानी केंद्र पर अगर 2 थीटा है तो परिधि पर थीटा होगा। तो केंद्र पर कितना 160, तो परिधि पर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो जो एंगल ए आएगा वो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक और तरीका, फिगर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आते हैं, 90 डिग्री ये दिया गया है, ठीक है, और ये 110 डिग्री दिया गया है। वृत्त के लिए ये भी त्रिज्या हो जाएगा और वृत्त के लिए ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। दोनों त्रिज्या आपस में क्या होगा बराबर होगा। हम लोग को पता है कि त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। यानी बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यानी ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये कोण 90 डिग्री, तो बाकी बच गया 90, तो 45 ये और 45 ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें आते हैं, ये वाला त्रिभुज में ग्रीन कलर का जो है, उसमें भी ये भी वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा और ये भी वृत्त के लिए त्रिज्या होगा। दोनों त्रिज्या बराबर होगा और बराबर भुजा के सामने का इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 यानी 110 दिया गया, तो बाकी बच गया 70। 70 में ये 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री। तो ये एंगल ए पूछ रहा है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 45 प्लस 35 यानी टोटल मिला के 80 डिग्री। यानी इसका जो एंगल ए होगा टोटल वो 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से बना सकते हैं। ये सवाल हो चुका था इससे पिछले सवाल के साथ। नेक्स्ट आते हैं, 50 विद्यार्थी हैं, 10 बास्केटबॉल खेलता है, 2 क्रिकेट नहीं, टोटल मिला के 50 विद्यार्थी हैं। उसमें से 10 बास्केटबॉल खेलता है, क्रिकेट नहीं, यानी ये बास्केटबॉल का ले लेते हैं और ये क्रिकेट का ले लेते हैं। तो 10 जो है वो केवल बास्केटबॉल खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता है, तो 10 यहाँ आ जाएगा। और 10 जो है वो क्रिकेट खेलता है किंतु बास्केटबॉल नहीं, यानी 10 जो है क्रिकेट खेलता है किंतु बास्केटबॉल नहीं, इसका मतलब 10 यहाँ आ जाएगा। 15 न तो क्रिकेट खेलता है न तो बास्केटबॉल खेलता है, यानी 50 विद्यार्थी में अगर 15 विद्यार्थी कुछ नहीं खेलता है, तो इसका मतलब खेलने वालों की संख्या मात्र 35 है। अब मान लेते हैं कि x विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है, तब जो टोटल छात्र निकालेंगे टोटल खेलने वाला वो कितना आ जाएगा 10 10 20, तो ऐसे हो गया 10 + 10 + x, यानी टोटल खेलने वाला आ गया। ये किसके बराबर होगा 35 के बराबर होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 10 20 उधर जाएगा तो 15 इसका राइट आंसर होगा। यानी 15 विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है। 15 विद्यार्थी दोनों खेल खेलेगा तो 15 10 25 10 35, आंसर 35। नेक्स्ट आते हैं, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो गृहस्वामी उसकी खपत कितने % कम करेंगे।
यानी किसी चीज़ में अगर 25% की वृद्धि हो जाए, दूसरे चीज़ में कमी करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, 25/125 वृद्धि हो तो 125 × 100, यानी 25×5 125, 5 से 20 बार, यानी दूसरी चीज़ में 20% का कमी करना पड़ेगा। अगर यही रहता कि किसी चीज़ में 20% का कमी कर दें तो खपत में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, तो 20/80 लिखते नीचे, क्योंकि यहाँ कमी हो रहा है तो नीचे 80 × 100, यानी 20 चौका 80, 4 से 25 बार में। ठीक है, अगर वृद्धि रहे तो 25/125 और कमी रहे तो 25 तब 75 हो जाता, तब 100 में से घटा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति 20% की वेतन वृद्धि करता है, उसका वेतन 24,000 है, हो गया। पूर्व में वेतन कितना, पूर्व वेतन x मान लेते हैं। अगर 20% का वृद्धि हुआ तो यानी 6/5, और ये किसके बराबर हो गया, 24,000 के बराबर हो गया। तो 6 से 4 बार में कटेगा 4,000, यानी x बराबर 5 का 20,000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 120/100 को क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं ना। 50 मीटर लंबे 42 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र में एक आयताकार मैदान है, जिसके चारों ओर अंदर की तरफ बजरी युक्त एक समान चौड़ाई का रास्ता है। यानी एक आयताकार खेत था, जिसका लंबाई दिया गया था 50 मीटर, जिसका लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 42 मीटर। इसके अंदर में चारों ओर ठीक है, यानी इसका जो लंबाई था वो 50 मीटर था और चौड़ाई 42 मीटर। अगर तो इसके पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा वो पूरा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 50 × 42, यानी 5 10 5 20 21, यानी 2100 टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा। इसके अंदर जो रास्ता बनाया गया चारों ओर वो 6 मीटर चौड़ा है। अगर अंदर का रास्ता 6 मीटर चौड़ा है, अंदर का रास्ता 6 मीटर अगर चौड़ा है तो इसके लंबाई में कितना का कमी हो जाएगा, अंदर वाले लंबाई में कितना का कमी हो जाएगा, यानी 6 मीटर यहाँ कमी होगा और 6 मीटर यहाँ कमी होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, जो अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर यहाँ कम होगा, 6 मीटर यहाँ कम होगा, टोटल 42 था और 6 6 12 कम हो जाएगा, तो इसका मतलब जो चौड़ाई बचेगा वो 30 बचेगा और लंबाई में कितना बचेगा, 6 मीटर इधर से कम हो जाएगा, 6 मीटर इधर से कम हो जाएगा, यानी 50 में 12 का कमी आ गया, तो जो चौड़ाई होगा वो 38, लंबाई होगा वो 38 मीटर हो जाएगा। तो अंदर का जो क्षेत्रफल आएगा, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा, 30 × 38 यानी 0, 8 का 24, 1140। यानी अगर हम बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला जो रास्ता है ये रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी अगर 2100 में से 1140 माइनस करेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 960 जो है वो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं, एक वस्तु की लागत को समान श्रम और अन्न में वितरित किया गया है 3:4:1 में। यदि सामान का कीमत 22.50, सामान का कीमत अनुपात में 3 है तो 3 का वैल्यू 22.50, तो 1 का वैल्यू 7×21 यानी 7.5। तो किसका पूछा, वस्तु का लागत, वस्तु का लागत कितना हो जाएगा, 3 4 7 1 8, टोटल वस्तु का लागत अनुपात में 8, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 4 60, यानी टोटल जो सामान का लागत होगा वो 60 रुपया हो जाएगा। हारिस मासिक वेतन में 12,850 रुपया है। प्रोविडेंट फंड काटने के बाद, इन एफडी काटने के बाद उसका जो होता है पीएफ काटने के बाद, प्रोविडेंट फंड पीएफ काटने के बाद उसका जो वेतन होता है 11,822 रुपया होता है। तो कितना प्रोविडेंट फंड काटा गया, अगर हम इसको घटाएंगे
थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8201, 1028 रुपया प्रोविडेंट फंड काटा गया कितना में, 12,850 में गुना 100। तो जो पीएफ का प्रतिशत आएगा वो कितना जाएगा, 1028 रुपया काटा गया 12,850 में गुना 100, यानी ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार में, और 5 से 5 9 10 25 25 और 5 7 35 257 बार में। अगर देखें तो 7 चौका 28, यानी ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 दूना 8% जो है वो प्रोविडेंट फंड होगा। 4 यहाँ 2 यहाँ, 8% जो होगा वो प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक पुत्र की वर्तमान आयु माँ की वर्तमान आयु से आधी है, यानी माँ की आयु को अगर हम 2x मानेंगे तो पुत्र का जो आयु होगा वो x हो जाएगा, यानी आधा। 10 वर्ष पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक थी। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु x - 10 और माँ की आयु 2x - 10, दोनों में 10 10 घटेगा, और ये जो माँ की आयु थी वो पुत्र की आयु का 3 गुना था, तो पुत्र की आयु में 3 से गुना कर देंगे, तो 3x - 30 बराबर 2x - 10। तो यहाँ से 3x में से 2x जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये 30 उधर जाएगा, माइनस 30 उधर जाएगा, तो x 20। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 साल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयताकार हॉल का जो 24 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है, इन एक आयताकार हॉल है जो 24 मीटर लंबा, ये 24 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर चारों 1.5 मीटर का मार्जिन छोड़कर 23 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कॉलोनी बिछाना है, यानी इसके चारों ओर जो है ठीक है, इसके चारों ओर ये 1.5 का मार्जिन छोड़ देना है, ये 1.5 का मार्जिन छोड़ देना, और इस भाग में जो बच गया उस भाग में उसको कालीन बिछाना है, इस भाग में, यानी अंदर वाले भाग में। तो अगर अंदर वाले का लंबाई चौड़ाई पता चल जाए तो कालीन कितना में बिछेगा वो उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाले का लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगा, जो अंदर वाले का लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे 24 मीटर टोटल बाहर का था, जिसमें से 1.5 यहाँ कम होगा, 1.5 यहाँ कम होगा, यानी टोटल 3 मीटर कम हो जाएगा। तो जो अंदर वाले का लंबाई होगा वो 21 मीटर हो जाएगा, बाहर वाले का 24 है, तो 1.5 यहाँ कम होगा तो 21 हो जाएगा। और बाहर वाले का जो चौड़ाई है वो टोटल 18 है, 1.5 यहाँ कमी होगा और 1.5 यहाँ कमी होगा, टोटल 3 का कमी हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 15 मीटर बच जाएगा बाहर वाले का चौड़ाई, अंदर वाले का चौड़ाई। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 21 × 15, 21 × 15, इतना वर्ग मीटर अंदर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या है कि 23 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने का लागत क्या होगा, तो लागत क्या होगा, 1 वर्ग मीटर का 23 रुपया, तो 21 × 15 × 21 × 15, ये टोटल इतना क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल में 23 रुपये की दर से इतना खर्चा आ जाएगा। और इसको हम गुना करेंगे तो जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। तो अगर हम देखें इसको गुना करने से अच्छा इसका मल्टीपल देख लेते हैं, यानी कि 7 और 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का मल्टीपल देखते हैं, तो 5 4 9 1 10 7 17, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 7100 तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि क्या स्थान पे 0 तो कहीं नहीं है, और 7 2 9 5 4 9 ये हो सकता है, 7 3 10 4 14 5 19, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है वो बी है। तो जिसका आंसर होगा वो 7245 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो कभी भी गुना नहीं करना है, गुना जब भी आए लंबा वाला तो उसमें जो मल्टीपल होगा, जिस चीज़ का मल्टीपल होगा वही मल्टीपल ऑप्शन में भी खोज लेना है, इससे सवाल जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 अंश भोजन पर 1/5 अंश किराए पे, यानी 1/4 भोजन पे और 1/5 किराए पे दे दिया, इसका मतलब टोटल कितना दे दिया, 20 एलसीएम लेंगे और 5 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, 9/20 टोटल वो दे दिया। तो शेष उसके पास कितना बचा, 11/20, एक में से घटाएंगे तो 11/20 टोटल शेष हो जाएगा, और शेष बचे हुए को 231 रुपये अन्य वस्तु पे खर्च करता है। और ये 11/20 का वैल्यू कितना है,
231, 11/20 यानी शेष कितना 231, यानी 11 से अगर हम काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 के 21 बार में, फिर ये 20 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 21 × 20 यानी 420 रुपया टोटल आय हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत आयु 50 है, यानी 25 छात्रों का औसत अगर 50 है तो 25 × 50 करके यहाँ से निकाल लेंगे टोटल आयु। यदि उसमें अध्यापक का भार भी शामिल कर लेंगे, यानी अब 26 व्यक्ति हो गया, एक अध्यापक शामिल हो जाएगा 26, और ये 26 व्यक्ति के भार में 1 kg का वृद्धि हो जाता है, यानी औसत में। तो अब जो औसत होगा वो 51 kg का हो जाएगा। अब जो औसत होगा वो 51 kg का हो जाएगा। तो यहाँ से हम गुना करके निकाल सकते हैं, यहाँ से गुना करके हम 26 व्यक्ति का भार निकाल सकते हैं। अगर इस 26 व्यक्ति में से 25 व्यक्ति का माइनस करेंगे तो वो अध्यापक का भार आ जाएगा। ये हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे। इसको हम लोग जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे, जैसे अगर 25 छात्रों का औसत आयु 50 है, अगर 50 वर्ष का भी अध्यापक भी आते हैं, अगर 50 वर्ष का अध्यापक आते हैं तो औसत आयु 50 का 50 ही रह जाता। लेकिन उसके आने से क्या हुआ कि 1 kg का वृद्धि हो गया, यानी 26 व्यक्ति में 1 kg का वृद्धि हुआ, इसका मतलब 26 kg टोटल वृद्धि हो गया। यानी जो अध्यापक आए होंगे वो औसत से 26 वर्ष ज़्यादा का आए होंगे, इसका मतलब 76 वर्ष के अध्यापक आए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इस सवाल को शॉर्टकट या जल्दी बना सकते हैं। यानी जो औसत रहेगा, औसत में जितना का वृद्धि होगा उतना वृद्धि कर देंगे, वो जो होगा आने वाला अध्यापक का आयु हो जाएगा। वो धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन का साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज अर्जित करता है। यानी जो एक दिन का ब्याज अगर 2 रुपया है तो 365 दिन का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 36 × 72 = 73, यानी 730 रुपया। और जो दर है वो कितना दिया गया, 5%। तो क्या निकालना है, वो धनराशि कितनी है तो मूलधन निकालना है ना। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज × 100 बटा दर × समय। तो ब्याज कितना आ गया, 730 × 100 बटा दर कितना है 5%, और गुने समय कितना है 1 साल। 365 दिन मतलब 1 साल। तो 5 से ये 20 बार में कटेगा। अगर 73 को 20 से गुना करेंगे तो 14,600, यानी ऑप्शन नंबर 14,600 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। यानी 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज, एक दिन का ब्याज 2 रुपया, तो 365 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, 730 रुपया। 730 रुपया ब्याज आ गया, दर 5% दिया गया था, और समय 365 दिन यानी 1 साल दिया गया था। समय 1 ईयर। तो मूलधन निकालना था। तो मूलधन बराबर क्या है, तो ब्याज × 100 बटा दर × समय। नेक्स्ट आते हैं, ऑफ सीजन में एक कमल का मूल्य 12% घटकर 748 रुपया रह गया। कमल का मूल्य x मान लेते हैं। अगर 12% का कमी हुआ तो 88% हो गया, और 88% का जो वैल्यू हुआ वो 748 है। तो x का वैल्यू निकालना है। 11 से 8 बार में, 11 से 68 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 17 बार में, फिर ये 2 से 50 बार में। तो x बराबर क्या जाएगा, 17 × 5 = 85, 850 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। 30, एक परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए कम से कम 60% अंकों की आवश्यकता है। टोटल अंक अगर हम मान लेते हैं, टोटल अंक वो x मान लेते हैं, तो फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करने के लिए x का 60% आपका ज़रूरत है। x का 60% ये फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए ज़रूरत है। अब क्या है कि आयुष 447 अंक प्राप्त करता है और प्रथम श्रेणी से 3 अंकों से कम रह जाता है। अगर वो 3 अंक और लाता तो इसका मतलब प्रथम श्रेणी आ जाता। यानी प्रथम श्रेणी अंक में लाने के लिए 447 + 3 यानी 450 अंक का ज़रूरत है। यानी इसका मतलब जो 60% होगा वो 4 से 400 के बराबर हो जाएगा। तो ये 0 0 कट गए, 3 से 2 बार में, 3 से 15 बार में, 2 से 50 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 50 यहाँ 15 यहाँ, यानी 750 टोटल मार्क्स हो जाएगा।
एक्स का 60% लाया और एक्स का जो 60% है वो प्रथम श्रेणी का जो अंक है वो 450 के बराबर है। एक दुकानदार 400 रुपये में एक घड़ी खरीदता है। इस पर लागत मूल्य से 25% अधिक करता है और अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा देता है, तो दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ कमाया। यहाँ भी हमको ओरिजिनल किराए मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम सीपी को 100 मानते हैं तो 25% अधिक अंकित किया, यानी मार्क प्राइस जो होगा वो 125 हो जाएगा अंकित मूल्य। अब इस मार्क प्राइस पे अगर वो 12% का छूट दिया तो एसपी कितना हो जाएगा, 125 गुने 88/100, यानी इतना बेचा। अगर हम 4 से 22 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25 से ये 5 बार में, तो 22 पंचे कितना आ गया, 110। यानी 100 रुपये में खरीदा, 110 रुपये में बेचा। 100 रुपये में खरीदा और 110 रुपये में बेचा, तो क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज या तो रियल वैल्यू से निकाले या अनुपातिक वैल्यू से निकाले, बात बराबर ही आएगा। इसीलिए हम 400 का कोई यूज़ नहीं करके केवल 100 का यूज किए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्यूब रूट में 125 बढ़ चुका 48, 512 ऊपर आ जाएगा बट्टा 125। 512 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब, और 125 5 का क्यूब होता है, यानी 7/5, 1.2/5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब 512, यानी 1.3/5। 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है, तो 8/5 यानी 1.3/5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।